इसी के अलावा एक और असफलता जो बोली जाती है, उसे थोपा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर, वह है भारत और चीन का युद्ध। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मिश्र अर्थव्यवस्था लाना चाहते थे, उन्होंने वैसी लाई। खुद वो एक समाजवादी भी थे और उस हिसाब से उनका जो दुनिया के साम्यवादी देश थे, उनसे एक अच्छा नाता रिश्ता भी रहा है। तो वैसा ही रिश्ता उनका शायद चीन के साथ भी था। और फिर जब ये चीन ने आक्रमण भारत पर किया और उसका युद्ध हुआ, उसमें भारत की हार हुई, तो ये एक नेहरू जी की असफलता माना जाता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि चीन और भारत का जो युद्ध है वो तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को समझना चाहिए। चीन ने ऐसे ही भारत पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि कई लोग तो ये मानते हैं कि भारत ने ही चीन पर हमला किया, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। चीन के पास एक कारण था कि तिब्बत के दलाई लामा को भारत ने अपने यहाँ संरक्षण दिया और इस संरक्षण देने से चीन की जगहंसाई भी हुई कि तिब्बत को वो चाहता था पूरी तरह अपने में मिला लें और विवाद ही खत्म हो जाए। जैसे एक्सेशन नोट होता है, उस तरह से एक संधि पत्र ही चीन ने तैयार किया और दलाई लामा से जबरदस्ती उस पर हस्ताक्षर करवा लिए कि हम स्वेच्छा से पूरा तिब्बत आपके साथ है। बाद में दलाई लामा ने कहा कि नहीं, ये जबरदस्ती हम पर की गई, और जब वो देखा कि मेरे जान पर बनी है तो आ गए भारत भागकर। और भारत ने इनकार नहीं किया, उनको शरण दी, और निश्चित रूप से ये स्पष्ट था कि चीन इससे बहुत नाराज होगा, फिर भी शरण दी और बराबर काफी इज्जत के साथ उनको जगह दी, तिब्बती शरणार्थियों को और दलाई लामा को। और दुनिया भर में जो तिब्बती लोग भाग करके भारत में आए, उनकी प्रतिष्ठा भी स्थापित की। तो लड़ाई चीन का भारत से झगड़ा वहां से शुरू हुआ। और अगर कहा जाता है कि पटेल ने जब तिब्बत पर कब्जा हुआ चीन का, तो नेहरू जी को आगाह किया था कि तुम समझ जाओ, चीन इसमें बदमाशी करेगा आगे जाकर। तो नेहरू जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चीन पर भरोसा किया आंख मूंद करके, और युद्ध में हार गए। ये सोच भी बिल्कुल गलत है। नेहरू जी ने उस पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि पूरा ध्यान दिया। लेकिन अब ये जो चीन और हमारा संघर्ष होगा, अगर फौजी संघर्ष हो, सैनिक संघर्ष हो, तो हम अभी आजाद हुए हैं, एक तरफ देश में फूट है, नफरत है, इस सब को खत्म करें और देश के विकास के लिए काम करें, तो जो भी पैसा मेरे पास है उसको हम उसमें लगाएं या फौजी दौड़ में लगाएं। उस समय युद्ध करने का मतलब था सीधे कि भारत की जो छोटी बहुत शक्ति थी वो चीन के सामने काफी कमजोर थी, क्योंकि चीन ने तो चांगकाई शेक को, अपने शासक को हटा करके जो कम्युनिस्ट चीन ने सत्ता हासिल की थी, उसने तो शस्त्र बल से ही हासिल की थी। तो उसके पास शस्त्र बल का इस्तेमाल करने की काफी योग्यता थी और काफी मजबूत था वो। भारत की फौज उसके सामने टिकेगी नहीं टिकेगी ये प्रश्न था, नहीं ही टिकती। तो अगर हम उससे लड़ जाएं तो इसका क्या परिणाम क्या होगा? तो नेहरू जी के सामने स्पष्ट था कि चीन के साथ जो संघर्ष है उसको हम इस तरह से डील करें कि वार्ता के आधार पर वो मान जाए, कि हम लोग आपस में वार्ता करके इन चीजों को सुलझाएं। उन्होंने जो तिब्बत की सीमा चीन ने भारत के अंदर बताई, ये हमारी सीमा यहाँ तक है, वहां तक है, तो चीन का गुस्सा तो दलाई लामा को लेकर के था, लेकिन एक विस्तारवादी चीन भी था, इसलिए उन्होंने ये सब समस्याएं खड़ी की। नेहरू जी ने सोचा कि भाई इसको हम बातचीत से हल कैसे कर सकते हैं, राजनीतिक तरीके से, सैनिक तरीके से नहीं बल्कि राजनीतिक तरीके से इसका हल निकालें। सैनिक तरीके से हल निकालने जाएंगे तो अभी जो स्थिति में है हम हार जाएंगे, और हमारे सामने जो सारे देश के अनेक मसले खड़े हैं, उधर से हमारा ध्यान भटक करके इन्हीं के साथ लड़ने में चला जाएगा। और ये लड़ने वाले लोग ऐसे हैं जो सालों से लड़ते आए, लड़ाई की तैयारी करते आए, अपने देश के राजा को हराया, भगाया, अमेरिका के समर्थन के बावजूद उसको भागना पड़ा। तो ऐसी जो मजबूत सैनिक शक्ति है उसके साथ हम क्यों लड़े? तो ये नेहरू की स्ट्रेटजी थी, लेकिन इसको भी वो चुपचाप नहीं देखते। चीन को बैठा करके 1954 में दिल्ली में, और चीन भी गए होंगे, चांग काई शेक और नेहरू के हस्ताक्षर, चौल लाई,
चौ एन लाई जो चीन का प्रधानमंत्री था और नेहरू, इन दोनों के हस्ताक्षर हुए। पंचशील करके उन्होंने एक नोट बनाया कि पंचशील का पालन, क्योंकि चीन पर भी बुद्धिज्म का कुछ असर था, नेहरू जी तो बुद्धिज्म के काफी समर्थक प्रशंसक थे, तो पंचशील करके उन्होंने बनाया कि हम लोग आपस के झगड़े को एक दूसरे को समझा बुझा करके ही निपटाएंगे। इसके अलावे भी कई था, एक दूसरे के साथ सहयोग कैसे करेंगे, सहयोग करके विकास कैसे होगा, लेकिन उसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि आपस के किसी भी तरह के विवाद को हल करने के लिए हम हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फौज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि टेबल पर बैठ के बात करेंगे। इस पर चौ एन लाई ने भी हस्ताक्षर किए। माओ का पूरा समर्थन था। और इतना ही नहीं, जब चीन भारत का ये हो गया एग्रीमेंट, तो इसको उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाया। बांडुंग में एक सम्मेलन बुलाया उन्होंने, और केवल एशिया नहीं, एशिया और अफ्रीका के जो जितने भी महत्वपूर्ण देश थे, नए आजाद हुए थे, उन सबों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। बांडुंग सम्मेलन में इंडोनेशिया के जावा प्रदेश में जो हुआ था, उसमें 304-305 प्रतिनिधि अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों से आकर के शामिल हुए। बहुत बड़ा सम्मेलन था, और एक दिन 2 दिन का नहीं सम्मेलन था, वो 4-5 दिन वो चला था, 5-6 दिन का सम्मेलन था। शायद 4 अप्रैल से 15 अप्रैल या ऐसे कुछ तारीख मैं भूल रहा हूँ। उस सम्मेलन में उस पंचशील का जो एग्रीमेंट था उसको रखा, और उसमें करीब करीब अफ्रीका और एशिया के जितने देश थे वो सारे सहमत हुए कि हम लोग एक दूसरे, ये गुटबंदी नहीं थी कि तुम पर हमला होगा तो हम लोग समझेंगे कि हम पर हमला हुआ और हम कूद पड़ेंगे तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं थी। हम लोग एक दूसरे के विकास में कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, सांस्कृतिक विकास में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास मतलब लोकतंत्र की तरफ जाने में एक दूसरे की मदद की जाए, और आपस में झगड़े होंगे तो उसको हम बैठ करके तय करेंगे। उस तय करने में हो सकता है कि हम दूसरे कुछ देशों की भी मदद लें जो जिनको हम चाहेंगे, नहीं तो 2 पक्ष हैं, 2 पक्ष बैठ करके बात करें। तो उस पंचशील एग्रीमेंट को उन्होंने बांडुंग सम्मेलन में ही रेटिफाई कराया, और उनके मन में ये बात थी कि भाई चीन ताकतवर देश है, अगर दिमाग इसका घूमा तो ये हमला कर देगा, तो उसको एक इस तरह के पॉलिटिकल एक्शन के थ्रू इसको बांध के रखो। और चीन को भी जरूरत है कि भाई दुनिया हमको मान्यता दे, क्योंकि चीन को मान्यता उस समय दुनिया ने नहीं दी थी, केवल भारत ने दी थी, और कुछ और देशों ने दी होगी तो दी होगी। तो चीन को भी मान्यता लेनी थी दुनिया से। तो दुनिया में जो एक मान्य तरीका है कि युद्ध का रास्ता नहीं, बातचीत के रास्ते से समस्या का हल करो, तो उस पर हमने साइन किया, और 305 प्रतिनिधियों के सामने साइन, करीब 40-45 देश के लोग थे, उनके सामने हस्ताक्षर किया। इसका हम उल्लंघन करेंगे तो चीन को 10 बार सोचना पड़ेगा, और वो युद्ध में नहीं जाएगा। इस भरोसे के साथ उन्होंने ये बात की। और फौज में जो पैसा लगाते, ताकत लगाते, वो बहुत सा पैसा देश के दूसरे विकास में उन्होंने लगाया, शिक्षा में लगाया। तो फौज कमजोर रह गई, ये बात जरूर है, जो सिद्ध हुआ 1962 के चीनी हमले के समय। लेकिन वो कमजोरी भारत की परिस्थितिगत थी, और अगर भारत उस समय अपनी मिलिट्री को मजबूत कराने में लगता 1952-53 से, या चीन के ने तिब्बत को कैप्चर किया उसके बाद से, तो इसके पास पैसा नहीं था। भारत तो कंगाल ही था, आज भी कंगाल रहा। अभी आज जो स्थिति बन गई है हमारे माने आर्थिक नीतियों के कारण, 80% लोगों को केंद्र सरकार को अनाज देना पड़ता है खाने के लिए। ये कंगालियत नहीं तो क्या है? लेकिन हाँ, 10% दुनिया के अमीरों से टक्कर लेते हैं, इस तरह की बात की जाए। 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो 10 अमीर देश हैं दुनिया के, उनके लोग। लेकिन ये अमीरी 10% की, ये अमीरी 80% की इस दुर्दशा के सामने तो शर्म की बात है। जब 80% लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो हम ऐसे कैसे अमीर बन सकते हैं? कोई संवेदना नहीं है, और सरकार इसी नीति को जारी रखे हुए है। पहले की सरकार की भी नीतियां ऐसी थी जो गलत थी, उसका हम लोगों ने विरोध किया।
लेकिन अब तो ये बहुत नग्न रूप से सामने आ गई। क्रोनी कैपिटल, पहले कैपिटलिज्म अगर था, आज ये क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया है। और जब दुर्दशा, कम से कम 40% लोग तो दुर्दशा की जिंदगी जी रहे हैं। गांव में चले जाइए, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, गांव में देखता हूँ उनकी जिंदगी क्या है। तो मेरा कहना है कि ये स्थिति उसी वक्त हम बुरी दशा की तरफ चले जाए और तानाशाही उसी वक्त स्थापित हो जाती और चंद लोगों की ही चलती सुनती भारत के बाकी लोग अंधकार में पड़े रहे। वो तो बहुत सा नीतियां और पैसे खर्च किए गए उनके विकास में, कर्ज भी लिया गया, तो फौज के लिए कर्ज नहीं लिया गया बल्कि इस तरह के विकास के लिए दिया गया, तो उससे देश बहुत हद तक बचा। ठीक जी, है, अभी देख लीजिए साफ, हम आज मान लीजिए भारत को आपने फौज से मजबूत किया है और पैसा भी उसमें बहुत लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसमें दलाली भी चल रही है, लेकिन तरह तरह के युद्धास्त्र खरीदे जा रहे हैं। तभी कि आप चीन से मुकाबला करेंगे तो उसमें से कोई हल आप नहीं निकाल सकते युद्ध करें। अरुणाचल प्रदेश के जो जिस हिस्से पर चीन का कब्जा है, लद्दाख के जिस हिस्से पर कब्जा है, उससे आप चाहिए कि उससे हम जीत लें, ये संभव नहीं है। आप आजमा के जी, भी देख सकते हैं और जो वस्तुस्थिति हम सबके सामने है, तो आपको वार्ता पे तो जाना ही है। अब ये मानते हैं कि वार्ता करेंगे हम तो हम मजबूत रहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्शन है। आप मजबूत है तो बात सुनो। अरे बात आपकी तार्किक शक्ति के आधार पर, आपकी नैतिक शक्ति के आधार पर ही आपकी बात मानी जाएगी। यूक्रेन और रूस जी, में तो युद्ध चल रहा है। वो युद्ध है यूक्रेन और रूस का, लेकिन वास्तव में अमेरिका और रूस का है। जी, तो रूस तो काफी मजबूत है, उसके साथ चीन भी है। अमेरिका क्यों नहीं समझ रहा है कि भाई इस तरह की शर्तें कि तुम हमारे गुट में शामिल हो जाओ, रूस नहीं चाहता है। तो भाई एक बीच का क्या रास्ता हो सकता है जिसमें यूक्रेन की भी सॉवरेनिटी बची रहे और रूस को भी जो ये खतरा महसूस हो रहा है कि ये अमेरिका के साथ चला जाएगा तो हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो इन सारी चीजों को सुलझाने की बात अमेरिका भी सोच सकता है, रूस भी सोच सकता है, लेकिन जो नैतिक हैसियत है वो उन लोगों की नहीं है। जो नैतिकता पर आधारित राजनीति करनी है, ये मान्यता नहीं है, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो आप अस्त्र शस्त्र बढ़ा लेंगे, एटम बम पर बैठ जाइए आप और वो एटम बम पर बैठ जाएं और शांति की वार्ता कर लीजिए तो आप सफल हो जाएंगे। ये सोचना मूर्खता है। बिल्कुल, इसलिए मैं ये नेहरू जी की सफलता, ये असफलता नहीं मानता हूँ, बल्कि नेहरू जी ने एक बहुत कठिन रास्ते से देश को कैसे बचाते हुए हम आगे बढ़ाते रहे, वो एक्सरसाइज उन्होंने किया। उसका होता है। जी। एक इसके बारे में कहावत जो है युद्ध के बारे में कि जो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी हार जाती है, तब युद्ध होता है। या युद्ध होना यानी पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी आपकी हार गई, उसमें आप असफल हो गए। तो जो आप कह रहे थे उससे वही निष्कर्ष मुझे दिख रहा है कि नेहरू जी ने, क्योंकि युद्ध करने में अगर हम वक़्त गँवाते या हमारा पूरा जो संसाधन है वो दे देते, तो बाकी जनता बहुत नुकसान में जाती। अ, और इसलिए हो सकता है कि युद्ध होने की आशंकाएँ दिख रही थी, फिर भी उधर वैसे ध्यान देने के बजाय उन्होंने राजनीति और डिप्लोमेसी से वो युद्ध टालने की कोशिश की या वो मुद्दा उसे ठीक करने की कोशिश की। और इसलिए इनको गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है। गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जी, राज्य शक्ति जो है वो अहिंसा पर आधारित नहीं है। वो तो पुलिस फौज के बल पर राज्य शक्ति चलती है, कानून बनाकर काम करती है, उसके पीछे हिंसा है। लेकिन इसका हम कम से कम इस्तेमाल कैसे करें, और जो एक राजनीतिक पहलू है जो हिंसा से अलग एक तरीका है, तो वो भी राज्य चलाने में उसका भी हाथ रहता है, बल्कि ज्यादा बड़ा हाथ राजनीति का हो, फौज और पुलिस का, कानून का कम हाथ हो तो ज्यादा अच्छा है। तो नेहरू जी ने उस पॉलिटिकल एंगल को मजबूत करने की कोशिश की, उसको बढ़ाया। तो ये गांधीयन तरीका है कि राज्य का इस्तेमाल कैसे करो, इसकी हिंसक शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम हो, जनमत बना करके और दुश्मन के साथ वार्ता करके उसको समझा करके। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये वास्तव में राजनीतिक उत्तराधिकारी गांधी के सिद्ध हुए और राज्य शक्ति जी, में जो हिंसा है उसका इस्तेमाल इन्होंने कम से कम किया।
बल्कि बिल्कुल। पटेल अगर रहते तो वो हिंसा का इस्तेमाल यानी कानून का इस्तेमाल ज़्यादा करते, इस प्रकार के जो देश भारतीयत्व के विरोधी शक्तियों के, देश विरोधी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीयत्व के विरोधी जो शक्तियाँ थीं, उसके खिलाफ कानून का इस्तेमाल पटेल ज़्यादा करते। नेहरू ने उसका इस्तेमाल कम से कम किया और वैचारिक ताकत से उन्होंने लड़ाई की, नैतिक शक्ति से लड़ाई की।